मैं बिहार में होता ना तो वोटिंग के दिन गोवा चला जाता, मैं वोट ही ना डालता, तुम भी वोट ना डालता। कि मुझे नहीं पता था कि मोदी जी का और तेजस्वी का रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये बात भी हमें अब ओवैसी ने बताई है, सीमांचल। हाँ भाई, अब बिहार के इलेक्शन में एक नया एंगल आ गया है कि कौन सा असली मुसलमान है। तो कुल मिला के भयंकर कंफ्यूजन है। मुझे तो लग रहा है जब ईवीएम मशीन सामने आएगी तो जो मुसलमान भाई वोट देने जाएंगे तो उनका हाथ यूं कांपेगा, यूं। अब जब ये सब चल रहा था तो अफजाल अंसारी साहब ने कहा मैं क्यों पीछे बैठूं। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब साहब। आप लोग सोच रहे होंगे इंट्रोडक्शन में ही अपने दांत क्यों दिखा रहा है। यार मैं इंट्रोडक्शन में अपने दांत इसलिए दिखा रहा हूं कि यकीन जानो बिहार का इलेक्शन हम मुसलमान भाइयों ने हाईजैक कर लिया है। मीडिया में जाओ, सोशल मीडिया पर जाओ तो सिर्फ सीमांचल 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 हो रहा है और मुसलमान भाइयों के आपस में जो जूतम लाग चल रहे हैं उसी का को कवर किया जा रहा है। अब हाल में मैंने एक श्रृंखला बनाई है बिहार इलेक्शन फन, आप लोगों को बड़ी पसंद आ रही है, तो उसका आज एपिसोड 3 है। तो साहब हुआ यूं कि एमआईएम के एक प्रत्याशी ने हमारे कांग्रेस के एक मियां भाई को सीमांचल में मौलाना साहब को फिरौन बोल दिया, फिरौन की औलाद। अब फिरौन कौन था ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर फिरौन का कुरान शरीफ में जिक्र है और उसको अल्लाह पर यकीन रखने वालों का दुश्मन दिखाया गया है और उन पे जुल्म करने वाला दिखाया गया है। अब यहां एक टेक्निकल पॉइंट है जो जाके गाजा से जुड़ता है, तो गाजा होता हुआ वापस सीमांचल में एंट्री मारूंगा और वो उनका दुश्मन दिखाया गया है जो नस्ल आगे जाकर यहूदी बनी, माने समझिएगा आप। और हमारे भाई कहते हैं इजराइल से यहूदियों का क्या लेना देना, तो फ्लाइट पकड़ते हैं और सीधे इजराइल से सीमांचल पहुंचते हैं। तो इन्होंने कह दिया ये फिरौन की औलाद है। फिरौन का वैसे एक और इंट्रोडक्शन भी है, फिरौन वही है जिसके दम पर पूरा इजिप्ट रोटी खा रहा है। क्योंकि अगर इजिप्ट में फिरौन ना होता तो इजिप्ट वाले भी कटोरा लेके घूम रहे होते। तो साहब सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी को जो छू किया गया है किसके ऊपर, ओवैसी के ऊपर, तो उन्होंने फिरौन वाली बात पर क्या ललकार लगाई है, सुनिए। उधर कुछ बरसाती मेहमान भी आए हैं। बरसाती मेहमान, अच्छा ये बरसाती मेंढक इसलिए नहीं कह रहा है कि कुछ कौम के लोग नाराज ना हो जाएं, इस मारे ये बरसाती मेहमान कह रहा है, इज्जत दे रहा है। आगे चलिए। पूरे बिहार में सीमांचल में घूम घूम करके कह रहे हैं कि जो हमें वोट नहीं देगा वो फिरौन होगा। कहा ना, जो हमें वोट नहीं देगा, नकीब मिल्लत ने कहा कि जो हमारे मुकाबले खड़ा होगा वो फिरौन होगा। अरे नकीब मिल्लत, सऊद आलम खड़े हैं आपके कैंडिडेट के मुकाबले, ये मौलाना असरारुल हक के लख्ते जिगर हैं। कौन माई का लाल कह सकता है कि ये फिरौन के हामी हैं? ये अल्लाह के मानने वाले हैं, ये मौलाना है। हाँ भाई, अब बिहार के इलेक्शन में एक नया एंगल आ गया है कि कौन सा असली मुसलमान है। लड़ाई ये हो रही है कि जो मौलाना साहब लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर, ये फिरौन की औलाद हैं या अल्लाह को मानने वाले हैं। तो चुनाव यहां आके अटक गया है। अब मुसलमान भाइयों को वहां पर वोट यही सोच कर डालना है कि उनको वोट फिरौन की औलाद को नहीं देना है, उन्हें वोट अल्लाह को मानने वाले को देना है। यह ट्विस्ट है। एक ट्विस्ट आया है, ढाका एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां के चुनाव को लेकर ढाका में जो 25 कैंडिडेट खड़े करे हैं ओवैसी ने, उसमें से एक हिंदू खड़ा किया है, माशाल्लाह, एक हिंदू खड़ा किया है। वो एक है साहब राणा रणधीर सिंह, वो है भाजपा के विधायक रहे हैं। उनके छोटे भाई राणा रणजीत सिंह को ओवैसी ने अपनी पार्टी से ढाका में टिकट दे दिया है। अब उसके लिए इमरान प्रतापगढ़ी क्या बोल रहे हैं, जरा ये सुनिए। ढाका में मैं कल अपील करके आया हूं, चुनाव प्रचार करके आया, वहां मोतीउर रहमान साहब जैसी बड़ी शख्सियत के बेटे फैसल रहमान को हराने के लिए भाजपा का एक एमएलए है, उसके सगे भाई राणा रंजीत को टिकट दिया है और वहां जाकर के कह रहे हैं कि फैसल रहमान को हरा करके राणा रंजीत को जिता करके क़यादत खड़ी करो। कैसे क़यादत खड़ी होगी बताओ ना मुझे। आंख खोलो अपनी। सियासत, जज्बात,
नहीं है, होशमंदी और अक्लमंदी का नाम है। तेजस्वी और राहुल गांधी की सरकार तो नहीं बनने देंगे, तो भैया फिर किसकी बनने दोगे? गिरिराज सिंह की, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, नीतीश कुमार की, किसकी बनने दोगे? अब ओवैसी ने अलग अलग बयानों में यह कहा है कि मैं तेजस्वी की सरकार नहीं बनने दूंगा। अब इमरान प्रतापगढ़ी पूछ रहा है तो भैया किसकी बनने दोगे, बता दो ना। तुम तो 25 सीटों पे लड़ रहे हो, यानी तुम क्या भाजपा की सरकार बनने दोगे? तो कुल मिला के भयंकर कंफ्यूजन है। मुझे तो लग रहा है जब ईवीएम मशीन सामने आएगी तो जो मुसलमान भाई वोट देने जाएंगे तो उनका हाथ यूं कांपेगा, यूं हाथ पकड़ के वोट डालने जाएंगे कि साला वोट दो किसको, कहीं ऐसा झटके में कोई कमल का बटन न दब जाए। मुझे तो ये डर लग रहा है, क्योंकि कहीं उन्हें फिरौन नजर आएगा, कहीं उन्हें कौम का दुश्मन बरसाती मेंढक नजर आएगा, कहीं उन्हें भाजपा की बी टीम नजर आएगी, ये भी ओवैसी के लिए बोला जा रहा है। तो भाई साहब बहुत बड़ा कंफ्यूजन मच गया है सीमांचल में। और बिहार चुनाव तो मैं फॉलो ही नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सीमांचल फॉलो कर रहा हूं काफी दिन से। अब सुनिए, इन बातों का जवाब देने के लिए ओवैसी ने नरकटिया एक विधानसभा है, बड़े भाई ये कंपाइलेशन आसान नहीं होते, 8, 9, 10 मिनट के वीडियो में कंपाइलेशन आ जाते हैं तो लगता है, सोचिए सैकड़ों 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 वीडियो इस टाइम मार्केट में घूम रहे हैं, बड़ा ढूंढ के लाता हूं आपके लिए। तो साहब एक नरकटिया एक जगह है, वहां पर दीपक यादव को आरजेडी ने टिकट दे दिया है। अब दीपक यादव कौन है, ये आप हमारे चार मीनारा के सांसद की जुबानी ही सुनिए। तेजस्वी ने दीपक यादव को नरकटियागंज से टिकट दिया। जानते हैं दीपक यादव कौन है? दीपक यादव को जानते हैं आप कौन है? दीपक यादव अब घर को जाएंगे तो गूगल पर दीपक यादव नाम डालो, उसकी एक फोटो आएगी। ये तलवार बांट रहा है। ये तलवार नहीं बांट रहा है, ये तलवार बांट रहा है। डराने के लिए आ की मात्रा लंबी कर दी गई। आगे चलिए। किस लिए तलवार बांट रहा है? बकरी को काटने के लिए तलवार बांट रहा है दीपक यादव। ये विश्व हिंदू परिषद का आदमी, आरएसएस का आदमी, और उसको उसने नरकटियागंज से अपना उम्मीदवार बना है और चरमपंथी ओवैसी को बोलता है। जी हाँ साहब, तो ये नरकटिया को लेकर बवाल मचा हुआ है। अब आगे सुनते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मोदी जी का और तेजस्वी का रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये बात भी हमें अब ओवैसी ने बताई है सीमांचल में। आइए सुनते हैं। तो फिर सीमांचल को बदनाम करने का काम नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं और मोदी का छोटा भाई तेजस्वी भी कर रहा है। तेजस्वी नरेंद्र मोदी का छोटा भाई है। अच्छा, ये बात देखिए आप लोगों को नहीं पता होगी, तभी तो मैं बोल रहा हूं कि बेचारा मुसलमान जब वोट डालने जाएगा तो मशीन के सामने उसका हाथ यूं यूं कांपेगा, हाथ पकड़ के वोट डलवाना पड़ेगा कहां डालना है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि वोट डालना किसको है। अब जब ये सब चल रहा था तो अफजाल अंसारी साहब ने कहा मैं क्यों पीछे बैठूं, मैं क्यों पीछे रहूं। वो भी सीमांचल पहुंच गए वो भी सीमांचल पहुंच गए और ओवैसी को खरी खरी सुनाई। अब सुनिए। खाली जहां 80% मुसलमान है वहीं 70% मुसलमान है वहां, और जहां कमजोर मुसलमान है वहां। हाँ, तो भाई इन्होंने कहा कि छांट छांट के वहीं लाके कैंडिडेट खड़ा करता है जहां 70, 80, 90% मुसलमान हैं। जहां मुसलमान कमजोर है वहां तो यह आदमी नजर नहीं आता है। तो अब तस्वीर यह बन के आई है कि इमरान प्रतापगढ़ी को सच्चा मुसलमान मानने वालों, उसके बाद ओवैसी को मुसलमान मानने वालों, उसके बाद अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी से रिश्ता रखने वालों, उसके बाद तेजस्वी को सेकुलर हिंदू मानने वालों, उसके बाद फलक को असली मुसलमान शेरनी मानने वालों, उसके बाद इकरा को शेरनी मानने वालों। ये भाई तुम लोग चाहते क्या हो यार मुझे तुम लोगों ने कंफ्यूज कर दिया है। मैं बिहार में होता ना तो वोटिंग के दिन गोवा चला जाता, मैं वोट ही ना डालता। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। तुम भी वोट ना डालना।